आजादी के 10 साल बाद की कहानी है ये, लखनऊ के सबसे पुराने सरकारी हॉस्पिटल की। बलरामपुर हॉस्पिटल, जो आज से कई साल पहले यह खौफ का डेरा बन गया था। सन 1957 की याद में एक फेयर फाइल खुद कप्तान बिल मोरे ने अपने ही ऑफिस में क्लोज करके उसे अपनी सीक्रेट दराज में लॉक करके रख दिया था। वो अपने साथ घटे इस किस्से को अब कभी अपनी याद में दोबारा नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने अपनी नजर घुमाई और पास में रखे बैग्स के बीच में से एक छोटा सा बैग उठाया और उसमें से अपना पासपोर्ट निकाला। उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने का फैसला ले लिया था। भारत में उनके रुकने की वजह थी उनकी पत्नी ग्रेसी मोरे, जिनकी वजह से उन्होंने भारत में रुकने का फैसला किया था। क्योंकि वो जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आए थे, तभी से उनका मन यहाँ लग गया था। उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी की फोटो को देखा, जिसे देखते ही उनकी आंखें नम हो गई और फिर उसे बैग में रख दिया संभाल कर। उन्हें भारत आए कुछ वक्त बीत गया था और उनकी पोस्टिंग लखनऊ पुलिस मुख्य कार्यालय में कर दी गई थी और वहां का कारभार खुद बिल मोरे ही देख रहे थे और बलरामपुर हॉस्पिटल के पीछे बने पुलिस लाइन के बंगलों में अपनी पत्नी ग्रेसी मोरे के साथ रहते थे। एक दिन ग्रेसी मोरे के मन में शहर घूमने का ख्याल आया, जिसकी इच्छा उन्होंने अपने पति से जाहिर की, पर काम की व्यस्तता के कारण बिल अपनी पत्नी को शहर पर ना ले जा सके। इसीलिए उन्होंने एक ड्राइवर को भेज दिया। ग्रेसी मोरे शॉपिंग से लौट रही थी कि अचानक उनकी विंटेज कार को पीछे से आ रही ट्रक ने मेन रोड पर, जिससे कार काफी दूर पलटकर जा गिरी। हादसे में ग्रेसी मोरे का ड्राइवर मौके पर मर गया और ग्रेसी मोरे के शरीर पर कई जगह घाव हो गए। उनका खून काफी बह गया था। पास से गुजर रहे लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें तुरंत बलरामपुर हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें वहां की ओल्ड बिल्डिंग में एडमिट करा दिया गया। उनका काफी खून बह चुका था और शरीर पर कई जख्म जो काफी गहरे थे। उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। बिल मोरे को जब यह खबर मिली तो वो सन्न पड़ गए। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर गए थोड़े पल के लिए। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी खबर मिलते ही वह तुरंत अपना सारा काम धाम छोड़कर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें एक नर्सिंग स्टाफ से पता चला कि उनकी पत्नी इस वक्त ओल्ड बिल्डिंग के प्राइवेट वार्ड में एडमिट है। बिल मोरे सीधा ऊपर की ओर भागे। बिल जब ऊपर प्राइवेट वार्ड में पहुंचे तो उनकी पत्नी ग्रेसी बेहोश पड़ी थी। उन्हें ड्रिप चल रही थी। उनके शरीर पर जख्म के निशान देखकर बिल उदास हो गए। ओह गॉड ग्रेसी, ये सब कैसे हो गया? बिल उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ग्रेसी उनकी बातें सुनकर उन्हें कोई जवाब दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल अंदर से टूट गए। उनकी पत्नी की हालत गंभीर थी। तब तक एक नर्स अंदर रूम में आई और बिल को बताया कि नीचे ओपीडी में डॉक्टर सावंत उनसे मिलके उनकी पत्नी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। बिल वहां से उठकर चल दिए। जब बिल नीचे ओपीडी की ओर जा रहे थे तो सहसा उन्हें कुछ आभास हुआ, जैसे कहीं से बहुत जोर की बदबू आ रही हो। बिल ने इधर उधर मुड़कर देखा तो वहां मोचोरी बनी हुई थी, जिसके बाहर का दरवाजा ऐसे ही हल्का लगा हुआ था। बदबू वहीं से आ रही थी। कहीं से ड्रिलिंग मशीन या कुछ ऐसा आरी से काटे जाने की आवाज भी वहां मौजूद थी। पर बिल ने समझा कि कहीं काम चल रहा होगा। दरअसल बिल गलत रास्ते आ गए थे, तो उन्होंने वापस सीढ़ियां ली और ऊपर ओपीडी की तरफ चल दिए। She is not in unconscious, doctor. She is going to be all right. Yes, of course. She will be, but this will take time, Captain. As she had already suffered major injuries and we need to cure them as soon as possible. बिल उनकी बात समझकर वहां से निकल तो गए, पर ना जाने क्यों उनका मन खटक रहा था। इसलिए वो उस रात अपनी पत्नी के पास ही रुक गए। बिल वहीं रूम में पड़े सोफे पर लेटे अपनी पत्नी को देखते देखते सो गए। दरवाजे के पास एक नर्सिंग स्टाफ भी बैठी थी, जो ग्रेसी की निगरानी के लिए थी। उसकी भी आंख लग गई। रात अपने चरम पर थी और पूरे हॉस्पिटल में एक दहशत भरा सन्नाटा जन्म ले रहा था कि तभी एक वैन हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और उसमें से कुछ नकाबपोश आदमी उतरे और उन्होंने वैन की डिक्की से कुछ भारी बैग्स उतारकर उन्हें अंदर ले जाने लगे। एक बैग को दो आदमी पकड़कर चल रहे थे। जैसे वो अंदर गए, हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक औरत पेशेंट
गाउन में टहलती नजर आने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं था, वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में किसी के चलने की आहटों की गूंज शुरू हो गई थी। उसके चलने में एक अजीब सी किस्मिसाहट थी, जैसे कोई अपने नंगे पैरों को खुरदरी फर्श पर जबरदस्ती रगड़ कर चल रहा हो। और धीरे धीरे वो आहट उस फ्लोर तक जा पहुंची थी जहां ग्रेसी एडमिट थे। कुछ टूटे हुए शब्द सुनाई दे रहे थे, पर वो साफ नहीं थे। दरवाजा हल्के से अंदर की ओर खुलता है और अंदर जो नर्सिंग स्टाफ बैठी होती है वो अचानक से बाहर की ओर खींच जाती है एक चीख के साथ, जिससे अचानक ही बिल की नींद टूट जाती है। वह तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। वह देखते हैं कि सामने बेड पर उनकी पत्नी सोई हुई है और जो स्टाफ वहां ड्यूटी पर थी वो अब नहीं है। उन्हें जो आवाज सुनाई दी थी तो वो हल्के शक में रूम से बाहर निकल जाते हैं और रेलिंग से लगकर इधर उधर देखने लग जाते हैं कि तभी उनकी नज़र नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती है जहां चांद की हल्की रोशनी पड़ रही होती है। वो देखते हैं कि जो स्टाफ रूम में थी वो अब नीचे है और उसे कोई घसीट कर जमीन पर रौंद रहा है। वह चिल्लाती जा रही है, पर उसकी चीख वहां बिल के अलावा और कोई सुनने वाला नहीं है। बिल ने देखा कि उसे खींचने वाली कोई और औरत है, पर उसका चेहरा साफ नहीं था। उसने पेशेंट गाउन पहन रखा था और उसका शरीर अजीब था। बिल उसे बचाने के लिए नीचे भागे और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब बिल उसके पास पहुंचे तो वो मर चुकी थी और वहां वो औरत नहीं थी। बिल ने उसको करीब से देखा कि तभी एक और बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, जिससे बिल दोबारा सहम गए। उन्होंने उसे देखा तो वो उनकी ही पत्नी का शरीर था जो अभी अभी गिरा था। बिल ग्रेसी का नाम लेकर चिल्लाए और ऊपर देखा तो वो वही औरत थी। इस बार उसका चेहरा चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। वो पेशेंट गाउन में थी। उसके चेहरे पर सिलाई के निशान थे और होठों पे भी टाके लगे हुए थे। पूरा चेहरा तबाह था उसका। और फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाई, जिससे उसके होठ के टाके फट गए। एक बदसूरत चेहरा जैसे उस रात केवल बिल मोरे ने देखा और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें डर के सही मायने समझ में आ गए थे। वो लगातार बिल को देखते हुए चिल्लाई जा रही थी। उसके बाद वहां अंधेरा छा गया। स्ट्रेचर पर लेटी हुई ग्रेसी मोरे बहुत गंभीर हालत में है। 4 वार्ड बॉय स्ट्रेचर को पूरी रफ्तार से ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रहे हैं। बिल भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। उनकी नजरें ग्रेसी पर है। उनका खून रुकना बंद ही नहीं हो रहा। ग्रेसी अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। बिल बाहर ही वेट कर रहे हैं। रहते रहते उन्हें बीती हुई पल की याद आ रही है। उस औरत का भयावह चेहरा, उसके पैरों की खुरदुराहट। वो अपनी आंखें बंद करते और खोलते, पर वो चेहरा उनकी याद से मिट ही नहीं रहा था। पर उन्हें पता लगाना था कि वो कौन थे जिसने उनकी पत्नी की इतनी बुरी हालत कर दी थी। उनमें आक्रोश भरा था। वो बस हर हाल में पता करना चाहते थे कि उन्होंने जो देखा उसमें कितना सच था। कि अचानक उनको याद आया कि वो जब हॉस्पिटल पहली बार आए थे तो वो गलती से मोचूरी के पास पहुंच गए थे, जहां उन्हें एक अलग ही आभास हुआ था। अभी रात से सुबह भी नहीं हो पाई थी कि बिल निकल पड़े एक अनजानी तलाश पर। वो पहुंचे सीधा मोचूरी के पास। वहां का दरवाजा आज भी वैसे ही आधा लगा हुआ था जैसे उस रात था। बिल मोरे को अब गहरा शक होने लगा था और वो सीधा अंदर चले गए। अंदर स्ट्रेचर पर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जिनके पैरों के नंबर चिन्हित किए गए हैं। बिल एक एक डेड बॉडी से कपड़ा हटाकर उनमें कुछ देखने और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हर डेड बॉडी को ध्यान से देखा। उसमें से कुछ तो देखने के लायक ही नहीं था। उनकी सड़ान की बदबू पूरे मोर्चरी में फैली हुई थी। बिल ने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा और आगे बढ़ गए, और जैसे ही उन्होंने कोल्ड स्टोर की हर रैक चेक करी, उनके होश उड़ गए। उन रैक में रखी हुई डेड बॉडीज की हालत बिल्कुल वैसे ही थी जैसी उस औरत की थी जिसने उनकी पत्नी को नीचे फेंका था। उन सबके शरीर पूरे सिले हुए थे और शरीर एकदम ढीले। बिल समझ गए कि ये मानव तस्करी के केस है और अब ऐसे कई घिनौने केस बिल की आंखों के सामने थे। तभी अचानक बिल को कुछ आवाजें आने लगी। वो आवाजें जमीन के नीचे से आ रही थी। बिल फूंक फूंक कर कदम रखने लगे कि तभी एक जगह उनको ऐसा लगा कि इसके नीचे कुछ है। बिल झुके और उस हिस्से के फर्श को आजमाया।
तो वो खुफिया ब्लॉक निकला। नीचे झांकने पर उन्हें दिखा कि तहखाना में चल रहा था जिस्म का कारोबार। वहां कई लोग थे जिनके हाथ में हथियार थे। और फिर हुआ वो जिसकी बिल को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। भारी सांसों की आवाज बिल के कानों में पहुंची। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत सामने खड़ी थी। उसने बिल को धक्का दिया और खुद नीचे कूद गई। जब वो नीचे आई तो बाकी लोग वहां खड़े सन्न रह गए। उसने एक के हाथ से आरी छीनी और एक एक करके वहां मौजूद लोगों को काटना शुरू कर दिया। एक तरफ आरी के चलने का शोर और दूसरी तरफ उसकी भयानक चीखें दोनों ही जोर पकड़ रही थी। उसके बाद वहां और लाशें गिरती चली गई, कटे हुए अंगों के साथ। उसके बाद नीचे गहरा सन्नाटा छा गया। वो औरत भी वहां नहीं थी। जब बिल ने नीचे उतरकर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। आसपास कटे हुए शरीर थे। बिल को बस इतना समझ में आ रहा था कि वो जो भी थी वो मौत से उठी थी, केवल बदला लेने के लिए। सुबह तक बिल अपना सब कुछ खो चुके थे, यहाँ तक अपनी पत्नी ग्रेसी को भी, जिससे वो बेहद प्यार करते थे। बिल भी अब जा चुके थे। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर? ये आवाज कहीं दूर से आ रही थी। आवाज की दिशा और तनुज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर बार ऐसा लग रहा था कि आवाज उससे और दूर होती जा रही थी। तभी अचानक मदद के लिए पुकारती हुई लड़की की आवाज आनी बंद हो गई और कोई भारी आवाज में जोरों से हंस रहा था। तनुज को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो कुछ कर पाता उसके पहले ही उसके आसपास ढेर सारे काले साए थे। उन सायों में एक साया बिल्कुल तनुज की तरह नजर आ रहा था, मगर बहुत ही कमजोर और थका हुआ था। वो धीरे धीरे तनुज की ओर बढ़ने लगा और उसकी गर्दन पर अपने बड़े पैने दांत लगाकर उसका पूरा खून चूस लिया। अब बूढ़ा तनुज एकदम जवान हो गया था और जवान तनुज एकदम बूढ़ा। कौन हो तुम और तुमने मेरा रूप क्यों लिया हुआ है? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ कॉल ऑफ डेथ। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता है। किसी का भी रूप लेकर मैं लोगों को अपना शिकार बनाती हूँ। आज तुम्हारी बारी थी। अब जब तक कोई नया शिकार नहीं मिलता, मैं तुम्हारे रूप में ही रहूंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। क्या बकवास है, कोई किसी का रूप कैसे ले सकता है? कहते हुए आकाश, जो अपने दोस्त रितेश के साथ लैपटॉप पर ये मूवी देख रहा था, अपना लैपटॉप बंद करने लगा। कोई बकवास नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। बचपन में इसकी कहानी मेरी नानी ने सुनाई थी। उनके अनुसार कॉल ऑफ डेथ किसी का भी रूप ले सकती है। बचपन बीत गया, जवानी आ गई, मगर अभी भी बच्चों की कहानी पर यकीन करता है। चलो, देर रात हो गई, सोने का समय। कहते हुए आकाश ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी, मगर तभी लाइट्स दोबारा जल गई। अब वे बार बार बंद चालू हो रही थी। रितेश प्लीज यार, मुझे डराने के लिए बच्चों वाला खेल खेलना बंद कर। आकाश की बात सुनकर रितेश गुस्से में उसकी ओर देखने लगा। उसकी गर्दन पूरी तरह से उल्टी हो चुकी थी। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थी। तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन कॉल ऑफ डेथ किसी का भी रूप ले सकती है। रितेश की भारी आवाज को सुनकर जैसे ही आकाश ने उसकी तरफ देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। दिन भर की थकान के कारण आकाश को तुरंत नींद आ गई, मगर रितेश अभी भी जाग रहा था। रॉकिंग चेयर पर अपनी लाल आंखों से वो लगातार आकाश की ओर घूर रहा था। उसने आगे बढ़कर आकाश की गर्दन पर जैसे ही अपने दांत कढ़ाए, उसे एक तेज झटका लगा। उस तेज झटके से रितेश एक बुजुर्ग इंसान में बदल गया। उसका पूरा शरीर बहुत ही कमजोर था। अगली सुबह जब आकाश उठा तो रितेश फ्लैट में कहीं भी नहीं था। आकाश को लगा
कि शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए जल्दी सुबह निकल गया। आकाश और रितेश दोनों ही एक बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में मैनेजर थे। जहां आकाश बिजनेस लोन देखता था तो रितेश होम लोन। बैंक की तरफ से उन्हें ये फ्लैट भी मिला हुआ था। यहाँ ये दोनों साथ में रहते थे। उसी दिन दोपहर में आकाश बैंक की तरफ से एक क्लाइंट की पीटी के लिए जा रहा था, मगर ब्रांच में ही ज्यादा कम होने के कारण उसे निकलते निकलते शाम हो गई। शहर के बाहर पहुंचने के बावजूद उसे वो एड्रेस नहीं मिला। यार क्या करूं, शाम होने आई है, वापस शहर भी जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ आसपास में कोई दिख भी नहीं रहा है। कैसा गांव है, शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। अभी कुछ दिन पहले रितेश भी तो यहाँ पर आया था, उससे या फिर क्लाइंट से पूछ लेता हूँ। बोलते हुए वो क्लाइंट को फोन लगाने के लिए मोबाइल में चेक करने लगा तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अब तो शहर वापस जाना ही होगा। सोचते हुए वो पलटकर वापस जाने लगा। एक छोटी सी बच्ची उसे नजर आई। वो आकाश को देखकर मुस्कुराने लगी। आकाश भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आकाश ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो बच्ची मुस्कुराती हुई उसके करीब आ गई। बेटा, ये एड्रेस बता दो, कहाँ पर है? वो लड़की आकाश के मोबाइल में लिखे उस एड्रेस को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए एक हवेली की ओर इशारा करने लगी। गांव में घर कुछ कुछ खंडर की तरह थे, मगर वो हवेली इस तरह से खूबसूरत सजी हुई थी मानो कल ही इसका निर्माण हुआ हो। आकाश अपनी एक्टिवा से तुरंत उस हवेली के बाहर पहुंच गया। हवेली के आसपास या भीतर कोई नजर नहीं आ रहा था, तो उसने आवाज दी तो वही लड़की उस हवेली से बाहर आई जो उसे कुछ देर पहले रोड पर मिली थी। आकाश हैरान रह गया कि वो तो बाइक से यहाँ तक आया है, मगर वो लड़की पैदल उसके पहले यहाँ कैसे पहुंच गई। वो कुछ पूछ पाता उसके पहले ही उस लड़की ने मुस्कुराते हुए आकाश को भीतर आने का इशारा किया। आकाश उसकी मुस्कुराहट से कुछ इस तरह बंध गया कि बिना कुछ सवाल किए हवेली के भीतर चला गया। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत दिख रही थी, अंदर से उतना ही खराब दृश्य था। वो खूबसूरत सी छोटी बच्ची एक भयानक साये में बदल चुकी थी। कमरे के भीतर कई सारी लाशें बुरी तरह से बदबू मार रही थी। बदबू के कारण आकाश का सिर घूम गया। वो वहां से बाहर जाने के लिए पलटा तो दरवाजा बंद हो चुका था। आकाश की बाहर निकलने की कोशिश बेकार हो गई। वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था, तभी उसे रितेश की लाश दिखी जो पूरी तरह से सफेद थी, मानो उसमें से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो। उस लाश को देख आकाश पसीना पसीना हो गया। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो तो जा चुका है, अब तुम्हारी बारी। कहते हुए वो साया आकाश के ऊपर झपट पड़ा, मगर जैसे ही उसने आकाश को छुआ उसे तेज झटका लगा। कल भी जब तुम्हें छुआ था तो तेज झटका लगा था, और आज भी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन हो तुम? क्यों मैं तुम्हें छू नहीं पा रही हूँ? तभी आकाश को अपने तावीज की याद आई। मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ कॉल ऑफ डेथ, मौत की आवाज। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता है, मगर तुम कैसे बच गए? कहते हुए वो कभी रितेश का रूप लेता है, कभी एक छोटी बच्ची का रूप बदलकर वो आकाश को बार बार परेशान कर रहा था, मगर वो उसे मार नहीं पा रहा था। अचानक ही वो वहां से गायब हो गया। आकाश उसे ढूंढ रहा था, मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी आकाश को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। आकाश, ये तो माँ की आवाज है। कहाँ हो तुम? माँ, कहाँ हो तुम? आकाश, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। दूर उसे एक साया नजर आता है जो कुछ कुछ उसकी माँ की तरह दिख रहा था। आकाश भागते हुए उस ओर जाता है। माँ, तुम यहाँ? कहते हुए वो जैसे जैसे छूने जाता है पीछे हट जाती है। मुझे बचा ले बेटा, अपने गले से ये ताबीज उतार ले,
वरना ये चुड़ैल मुझे भी मार देगी। गले का ताबीज? मगर माँ, तुमने तो कहा था कि किसी भी हाल में इस ताबीज को मत उतारना। बेटा, जितना कह रही हूँ उतना सुन। मैंने ही तुझे पहनाया था, अब उतारने के लिए कह रही हूँ, उतार दे इसे। माँ की बात सुनने के लिए आकाश ताबीज उतारने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उसके दिल की धड़कनें तेज तेज होने लगती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो कॉल ऑफ डेथ है, किसी का भी रूप ले सकती है। कहीं इसने मेरी माँ का तो रूप नहीं ले लिया। सोचते हुए वो ताबीज नहीं उतारता है। क्या सोच रहा है? उतार दे उसे। माँ के बार बार बोलने के बावजूद जब आकाश ताबीज नहीं उतारता है, तभी उसके दिल से आवाज आई, बेटा, तू ही उसे खत्म कर सकता है। शायद आज ही के दिन के लिए मैंने तुझे ये ताबीज पहनाया था। मैं मार सकता हूँ, मगर कैसे? हाँ, तो तुझे ढूंढना होगा, मगर तू ही है जो उसे खत्म कर सकता है। आकाश की बात सुनकर जो साया सामने माँ के रूप में खड़ा था, अचानक अपने भयानक रूप में आ गया। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही तुझे खत्म कर दूंगी। कहते हुए वो उस पर दोबारा हमला कर देती है, मगर तभी आकाश को ख्याल आता है और वो अपने गले का ताबीज निकालकर उसके ऊपर डाल देता है। वो साया जल जाता है, साथ ही वो हवेली और गांव भी। अब कोई भी मुसाफिर भटक कर उस गांव में नहीं पहुंचता। काली अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। उस पर इतना सन्नाटा था कि पत्तों के हिलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसी सुनसान सड़क पर मीनाक्षी अपने दोस्त नितिन के साथ ऑफिस के जरूरी काम से भोपाल से इंदौर जा रही थी। हाईवे होने की वजह से रोजाना तो ये रास्ता काफी चलता फिरता रहता है, मगर ना जाने क्यों उस दिन पूरी सड़क सुनसान। यार, आज ऑफिस से निकलने में भी देर हो गई। देख, पूरी सड़क सुनसान पड़ी है। यार, ये सड़क तो हमेशा आवाजाही से भरी रहती है। जरा गूगल मैप चेक करना, कोई गलत रास्ते पर तो नहीं है ना? नहीं यार, यही रास्ता बता रहा है। दोनों खामोश कार में बैठे हुए थे। नितिन ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। दोनों गाने सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक मौसम का रुख बदलने लगा और माहौल में ठंडक घुल गई और एफएम पर गाने के बजाय डरावना संगीत बजने लगा। उस संगीत को सुन दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीनाक्षी ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। यार, आज तो ये सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। हाँ यार, माहौल भी कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है। मुझे नींद आ रही है। मेरी आंखें बोझिल सी क्यों हो रही है? कहते हुए मीनाक्षी सो गई। नितिन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। तभी सड़क पर खुले बालों वाली भयानक औरत दिखाई दी। जैसे ही डर के कारण नितिन ने गाड़ी रोकी, सामने कोई नहीं था। नितिन डर से पसीना पसीना हो रहा था। उसे लगा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। उसने दोबारा गाड़ी चालू की, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। गाड़ी चालू करने की नितिन की कोशिश की वजह से मीनाक्षी की नींद खुल गई। क्या क्या हुआ? चेक करता हूँ। नितिन गाड़ी का बोनेट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा। बहुत देर तक नितिन की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तो मीनाक्षी गाड़ी से उतरकर देखने लगी। जैसे ही मीनाक्षी ने गाड़ी का कांच खोला, ऐसा लगा मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो खुद को संभालते हुए गाड़ी के बोनेट के पास आई, तो वहां पर नितिन नहीं था। कहाँ हो तुम? आधी रात को इस वक्त इस तरह की सुनसान सड़क पर मस्ती अच्छी नहीं है। नितिन, नितिन! मीनाक्षी के बार बार पुकारने के बावजूद नितिन की कोई आवाज नहीं आई। मीनाक्षी वहीं खड़े होकर नितिन का इंतजार करने लगी।
इतनी देर में कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी। ये मीनाक्षी के लिए इतना हैरान करने वाला था क्योंकि ये रास्ता एमपी का सबसे बिजी हाईवे था। वो डरते हुए कार में बैठने ही वाली थी कि उसे नितिन की चीख सुनाई दी। मीनाक्षी को जिस तरफ से चीख की आवाज आ रही थी उस तरफ सड़क के किनारे पर देखने लगी। वहां का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा दिखने वाला जानवर नितिन के शरीर को तोड़ तोड़ कर खा रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नितिन चाहकर भी आजाद नहीं हो पा रहा था। हर बार जब वो अपने दांतों से नितिन के शरीर के टुकड़े करता तो उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती। कौन हो तुम? छोड़ो उसे। ऐसे ही मीनाक्षी ने उसे पुकारा। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो भयानक सा दिखने वाला जानवर नितिन के शरीर को एक तरफ फेंककर मीनाक्षी की ओर बढ़ने लगा। उसका काला शरीर, लंबे हाथ, बड़े बड़े दांत, वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे देख मीनाक्षी खुद को बचाने के लिए भागने लगी। कुछ दूर भागने के बाद जैसे ही वो कुछ दूर सड़क के किनारे पर रुकी, उसके ठीक सामने वही शैतान खड़ा था। जैसे उसने नितिन के शरीर का हश्र किया था वैसे ही मीनाक्षी के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मीनाक्षी की चीख से पूरा जंगल गूंज गया। कुछ ही पलों के बाद हर तरफ शांति थी और उसके बाद ही उस रोड पर आवाजाही शुरू हो गई। बीच सड़क पर खड़ी कार और थोड़ी थोड़ी दूर पर मिली बेदर्दी से किए हुए लाश के टुकड़ों को देख किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, मगर लाश की हालत देखकर ये तो साबित हो चुका था कि इतनी विभत्स तरीके से आम इंसान कभी किसी को नहीं मार सकता। या तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा या ये किसी भयानक जंगली जानवर का काम होगा। मगर इतनी आवाजाही वाली सड़क पर कोई जंगली जानवर आया और किसी ने ना देखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं। मगर किसी ने भी उन दोनों की लाश के अलावा कुछ भी और नहीं देखा। पुलिस जांच में लगी हुई थी मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। मगर दूर बैठा हुआ एक तांत्रिक ग्लोब में ये सारी घटना देख रहा था। असंभव! वर्षों पहले जिस शैतान को कैद किया था, क्या अब वो आजाद हो गया है? यदि ऐसा है तब उसे वापस कैद करना मुश्किल हो जाएगा। तांत्रिक ने सुबह होते ही मंत्र शक्ति से एक आत्मा का आह्वान किया। वो आत्मा उसके तांत्रिक के गुरुजी की थी। क्यों बुलाया है मुझे? क्या परेशानी है? तांत्रिक ने अपने गुरुजी को सारी बातें बता दी। वो भी थोड़ा परेशान हो गए। असंभव! हमारी साधना में कोई चूक नहीं हुई है, फिर वो आजाद कैसे हो गया? तांत्रिक और गुरुजी की आत्मा बात ही कर रहे थे कि वो ग्लोब दोबारा चमकने लगा। दोनों उस ग्लोब के पास पहुंच गए। ग्लोब पर एक सुनसान सड़क पर जाती हुई साइकिल नजर आ रही थी। उस पर एक मजदूर बैठा हुआ था। साइकिल के करियर पर लकड़ी का बंडल बंधा हुआ था। आज तो बहुत देर हो गई, रात भी गहरा रही है। मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। सोचते हुए उसने साइकिल तेजी से चलाना शुरू कर दी। तभी उसकी साइकिल की चेन उतर गई, जिसे चढ़ाने के लिए वो साइकिल से उतरा और उसे ठीक करने लगा। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ गर्माहट का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर तेजी से सांस ले रहा हो। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो अजीब सा जानवर उसके पीछे खड़ा था। वो उसे घसीटता हुआ सड़क के दूसरी तरफ ले गया और जैसे उसने नवीन और मीनाक्षी का हश्र किया था, वैसा ही हाल उसने उस मजदूर का भी कर दिया। उसके शरीर पर मांस का टुकड़ा तक नहीं छोड़ा, वो केवल हड्डियों का ढेर हो गया था। ये सब ग्लोब में देख गुरुजी चिंतित हो गए। तुम्हारा शक सही था,
ये वही शैतान है जो हमारी कैद से आजाद हो गया है। इसीलिए तो मैंने आपका आह्वान किया है। अब आप ही हैं, मार्गदर्शन कीजिए। ये अब हमारी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसने अभी तक 3 या 4 लोगों का ही खून पिया होगा, मगर यदि इसने उन लोगों की संख्या 7 पर पहुंचा दी तो इसे मारना या कैद करना असंभव हो जाएगा। इसने भाद्र पक्ष की अष्टमी को पहली हत्या की है, तो ये आने वाली पूर्णिमा तक 7 लोगों को जरूर मार देगा। तो गुरुजी, अब इसे कैसे रोके? आज रात प्रदोष की रात है। आज वो किसी का खून जरूर पिएगा। उसकी सड़क पर आवाजाही रोक दो और फिर मेरी अलमारी में से अभिमंत्रित माला और कवच लेकर जाना। उसे उसमें कैद कर देना। इस माला के कारण वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और कवच में कैद होने के बाद वो आजाद नहीं हो पाएगा। गुरुजी की बात सुनकर तांत्रिक अपने साथ माला और कवच लेकर उस हाईवे पर आ गया। 2-3 दिन के भीतर 3 मौत होने के कारण पुलिस की गश्त मुस्तैदी लगी हुई थी। वो लोग बिना चेकिंग के किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। तांत्रिक को देखकर उन्होंने उसे वहीं पर रोक लिया। महाराज, किधर चले? ये रास्ता अकेले इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं है। अभी कोई गाड़ी या बस जाएगी तो उसी में बैठकर आगे चले जाना। ये रास्ता ब्लॉक कर दो, किसी को भी आगे मत आने देना, वरना आज की रात मौत निश्चित है। ये फैंसी ड्रेस के कपड़े पहनकर खुद को बड़ा साधु महाराज समझ रहा है क्या, जो भविष्यवाणी कर रहा है? चल साइड में बैठ जा, जैसे ही कोई बस आएगी यहाँ से निकल लेना, समझा? मगर तांत्रिक ने उसकी बात नहीं मानी और भागते हुए आगे निकलने लगा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगे। तांत्रिक लोग के बताए हुए स्थान पर तुरंत पहुंच गया। जैसे ही उसने पूजा शुरुआत की, कुछ देर के बाद वो शैतान वहां आ गया। उसका भयानक रूप देखकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तांत्रिक आशा के विपरीत 2 पुलिस वालों का खून कर दिया। बचे हुए लोग अपने सर्विस रिवॉल्वर से हमला करने लगे। तांत्रिक ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर उन्होंने अपने गुरुजी का ध्यान करके माँ काली का नाम लिया और उस आत्मा को कवच में कैद कर लिया। अगले दिन न्यूज़पेपर में हाईवे की सच्चाई जानकर सभी लोग बहुत हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि आजकल तांत्रिक लोग जो हमेशा लोगों को ठगने का काम करते हैं, उसने आज कई लोगों की जिंदगी बचाई थी। अर्पिता और संजय की शादी को 12 साल गुजर चुके थे। उनका एक 10 साल का लड़का मोहित और 8 साल की चिताली नाम की एक लड़की थी। लेकिन फिर भी अर्पिता को एक बड़ी बेटी चाहिए थी, इसलिए उन दोनों ने एक लड़की को अडॉप्ट करने का प्लान किया। वो अनाथालय पहुंचे तो वहां वार्डन ने उनको एक बच्चे से मिलवाया जिसकी उम्र 14 साल थी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पल्लवी। अरे नहीं बेटा, इनसे मजाक मत करो। माफ कीजिए, इस बच्ची का नाम पिंकी है। ओहो, तो हमारी होने वाली बेटी को मजाक करना अच्छा लगता है। अर्पिता और संजय ने उससे थोड़ी देर बात की। अपनी समझदारी भरी बातों की वजह से वो उन दोनों को पसंद आ गई और उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। पेपर्स वर्क खत्म होने के बाद वो पिंकी को साथ लिए घर की तरफ रवाना हो गए। आज पहली बार पिंकी अपने नए माँ बाप के साथ उनके घर आई थी। पिंकी जैसे ही कार से अपने माँ बाप के साथ बाहर निकली, कई सारे कौवे काहे काहे करते हुए उन तीनों के सर के ऊपर मंडराने लगे। ये इतने सारे कौवे अचानक कहाँ से आ गए? शाम के समय कौवे की ये काहे काहे बहुत ही भयंकर लग रही थी। अब पिंकी भी उन कौवों को घूरने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और जिस कौवे को वो देख रही थी वह कौवा किसी बम की तरह फट गया। उस कौवे के मांस के टुकड़े और खून जमीन पर आ गिरा। उसके बाद बाकी सभी कौवे वहां से ही चले गए। मम्मी, क्या यही हमारा घर है? हाँ बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। चलो अंदर चलते हैं। वो तीनों अंदर गए तो चिताली और मोहित दोनों ही पिंकी को अजीब निगाहों से देखने लगे। बच्चों, ये तुम दोनों की बड़ी बहन पिंकी है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। अरे वाह, मतलब ये मेरी दीदी है। ऐसा कहते हुए
चैताली पिंकी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आइए दीदी, मैं आपको हमारा कमरा दिखाती हूँ। पिंकी भी खुश होते हुए उसके साथ उसके कमरे में चली गई, लेकिन मोहित के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मुझे सौतेली बहन नहीं चाहिए, वो भी मुझसे बड़ी। ये कहकर मोहित चुपचाप अपने कमरे में चला गया और संजय और अर्पिता एक दूसरे को देखने लगे। दीदी, ये मेरा कमरा जो आज से आपका भी है, आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी ना? इस पर पिंकी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, मेरी प्यारी छोटी बहन हो तुम, भला क्यों नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ? ऐसा कहकर उसने चैताली को गले लगा लिया और बाहर खड़े हुए अर्पिता और संजय ये देखकर खुश हो गए। थैंक यू संजय, अब मुझे मेरा परिवार कंप्लीट लग रहा है। संजय ने प्यार से अर्पिता के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। पिंकी चैताली के साथ उसी के कमरे में सो गई। थोड़ी देर बाद खिड़की पर एक बिल्ली आई। वो दोनों उठ गई और देखा कि खिड़की पर एक बिल्ली बार बार पिंकी को म्याऊं कर रही है। चली जाओ यहाँ से, हमारे सोने का वक्त हो रहा है। इस पर बिल्ली और जोर जोर से म्याऊं करने लगी और चैताली उससे बोली, अरे पुसीकैट, तुम यहाँ? चैताली बेड से उठी और बिल्ली को पकड़कर अपने बेड पर ले आई। बिल्ली अभी भी पिंकी को ही घूर रही थी। चैताली ने मुस्कुराते हुए पिंकी से कहा, दीदी, ये मेरी प्यारी सी दोस्त है पुसीकैट, आपको अच्छी लगी ना? इस पर पिंकी ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा और बोली, ये बिल्ली कुत्ते बच्चों को ही अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं। इसको चुप कराओ और यहाँ से बाहर फेंक दो, मुझे अब सोना है। ये कहकर पिंकी ने करवट ली और आंखें बंद करके सो गई। पुसीकैट, तुमने दीदी को नाराज कर दिया ना? क्यों ऐसे म्याऊं कर रही हो? तुम तो इस तरह किसी पर म्याऊं नहीं करती। ऐसा कहकर चैताली ने बिल्ली को अपने पास ही लिटा लिया और उसको एक हाथ से पुचकारती हुई आंखें बंद कर लेट गई। कुछ देर बाद चैताली को नींद आ गई, लेकिन बिल्ली ने फिर से म्याऊं करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पिंकी फिर से उठ गई। उसने धीरे से बिल्ली का पैर पकड़ा और उसको चैताली से अलग किया। बिल्ली उसको पंजा मार रही थी, लेकिन उसके पंजों का पिंकी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और वो बिल्ली को हाथ में लिए बेड से उतर गई। सुबह हुई तो चैताली ने उठते ही पिंकी को किस किया। गुड मॉर्निंग दीदी। मॉर्निंग चैताली। अरे आप तो जाग रही है, मुझे लगा आप सोई हुई हो। मैं सो ही रही थी बेटा, लेकिन तुम्हारी प्यारी सी किस पाकर उठ गई। ओह अच्छा। अरे दीदी, ये पुसीकैट कहाँ गई? वो तो मेरे साथ ही सोई थी ना। इस पर पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। तभी चैताली ने देखा कि उसकी कबर्ड से खून टपक रहा है। अरे ये मेरी कबर्ड में खून कैसे टपक रहा है? चैताली उठी और उसने कबर्ड को खोला और उसके अंदर पुसीकैट की लाश को देखकर उसको गहरा शॉक लगा। पुसीकैट! उसकी चीख सुनकर घर के बाकी मेंबर भी वहां आ पहुंचे। सभी ने देखा कि पुसीकैट की आंखें निकली हुई है और दो पैर भी जिस्म से अलग है। अर्पिता ने चैताली को अपने से चिपटा लिया क्योंकि वो बहुत शौक में थी। पास ही खड़ी पिंकी के चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं था, जैसे कि वो कोई 14 साल की बच्ची ना होकर कोई बड़ी लड़की हो। शाम के टाइम जब एरिया के सभी लोग गार्डन में टहलते और बैठने के लिए आते तो ये परिवार भी उस वक्त वहां चला जाता था। अर्पिता और संजय टेबल पर बैठे हुए चाय का मजा ले रहे थे। चैताली झूला झूल रही थी और पिंकी उसको झोंटे दे रही थी। वाह दीदी, बहुत मजा आ रहा है, और जोर से झुलाओ ना, और जोर से। इस पर पिंकी ने पूरी ताकत के साथ उसको झूला झुलाना शुरू कर दिया। अर्पिता और संजय दोनों को ही ये देख हैरानी हुई कि इतनी छोटी सी बच्ची झूले को इतना तेज झोंटे दे रही थी जितना कि उसमें किसी 25 साल की औरत की ताकत हो। तभी उसके सामने वाले घर में रहने वाला रोहन गार्डन में आया। वो एक 22 साल का लड़का था। चैताली को झूला झुलाते हुए पिंकी उसको इस तरह देख रही थी जैसे उसी की उम्र की कोई लड़की हो। रोहन भी उसको देखने लगा तो उसको पिंकी का देखने का तरीका बहुत अजीब लगा। रात होने से पहले सभी अपने घर पर आ गए। रात के ठीक 8 बजे जब रोहन अपने घर में अकेला था तो पिंकी अचानक से उसके कमरे में चली आई। तुम संजय की अडॉप्ट की हुई बेटी पिंकी हो ना?
तुम यहाँ कैसे आई मेरे घर में? पिंकी ने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसने मेकअप बिल्कुल बड़ी लड़कियों के जैसा कर रखा था। मेरा नाम पिंकी नहीं पल्लवी है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? इस पर पिंकी उसके करीब गई और उसका हाथ थामकर बोली, आई लव यू। ये क्या बदतमीजी है? तुम पार्क में भी मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी और अब यहाँ भी। रोहन ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उससे दूर हो गया। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह अभी भी बच्ची थी, इसलिए रोहन को उसके करीब जाना अच्छा नहीं लगा। तुम अभी के अभी घर जाती हो या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करूं? यह सुनकर पिंकी के आंसू निकल आए। वह वहां से अपने घर चली गई। अगली शाम को रोहन गार्डन में टहलने भी नहीं गया तो पिंकी को बहुत बुरा लगा। फिर रात के तकरीबन 12 बजे जब रोहन अपने कमरे में लेटा था तो अचानक से उसकी खिड़की का कांच टूट गया। अरे कौन है? रोहन उठा तो उसने देखा कि जमीन पर एक पत्थर के साथ एक कागज लिपटा हुआ है। उसी पत्थर के लगने से उसकी खिड़की टूटी थी। रोहन ने उस कागज को खोला और पढ़ने लगा। रोहन, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम अभी तुम्हारे घर के पीछे वाले मैदान में आ जाओ और इस लेटर को अपने साथ ही लाना। जरूर ये उस पिंकी ने लिखा होगा, आज इसको ठीक से समझा ही देता हूँ। ऐसा कहकर उसने वो लेटर जेब में रखा और अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा। वहां उसने देखा कि पिंकी उसी तरह सजी धजी खड़ी है। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम बहुत अच्छी हो पिंकी, लेकिन अभी तुम बच्ची हो। मैं तुमको उस निगाह से नहीं देख सकता। ठीक है, मेरे साथ आओ। बस आखिरी बार मैं तुमको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन उसके पीछे हो लिया। वो रोहन को मैदान के बीच बनी एक बड़ी सी दीवार के पीछे ले गई। उसके बाद कुछ देर शांति बनी रही। फिर अचानक से रोहन की एक जोरदार चीख फिजा में गूंजी। यह आवाज सुनकर एक कुत्ता उस तरफ दौड़ा। उस कुत्ते ने देखा कि रोहन की लाश के पास पिंकी बैठी हुई है। उसके मुंह पर उसका खून लगा है और आंखें लाल लाल चमक रही है। मुझे माफ कर दो रोहन। अगर तुम मुझे बच्ची समझकर मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मुझे तुम्हारा खून पीकर तुमको खत्म नहीं करना पड़ता। अब वो कुत्ता रोहन के शरीर से मांस खाने लगा और पिंकी मुस्कुराती हुई अपने घर को चल दी। अब तक आपने देखा अर्पिता और संजय ने अपने 2 बच्चों के होने के बावजूद 14 साल की पिंकी को गोद लिया है। पहली बार पिंकी घर आती है तो उनके सरों पर कहीं कौवे काएं काएं करते हुए मंडराते हैं। जैसे ही पिंकी उन कौवों को गुस्से से देखती है तो एक कौवा किसी बम की तरह फट जाता है। रात को जब पिंकी पर एक पुसी कैट मियाओ करती है तो सुबह वो बुरी तरह मरी हुई पाई जाती है। पिंकी एरिया के एक 22 साल के लड़के रोहन को प्रपोज करती है, जिस पर वो गुस्सा होता है और पिंकी को रिजेक्ट कर देता है। रात के 12 बजे पिंकी उसको घर के पिछवाड़े बुलाती है और भयानक रूप लेकर उसको खत्म कर देती है। उसके बाद मुस्कुराती हुई अपने घर वापस चली आती है। अब आगे। अगली सुबह रोहन के घर के आसपास काफी भीड़ जमी थी। उसकी चीरी फटी लाश को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा था। अर्पिता और उसका परिवार भी अपने घर की चौखट पर खड़े होकर इस सच से रूबरू हो रहे थे। रोहन की तो किसी से कोई लड़ाई भी नहीं थी। आखिर किसने उसको इतनी बुरी मौत मारा होगा? जरूरी नहीं कि किसी से लड़ाई की वजह से ही इसकी जान गई हो सकता है इसने किसी का दिल दुखाया हो। संजय और अर्पिता पिंकी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट किया था, इसलिए उन्होंने उसको लाइटली लेना ही ठीक समझा। एक रात अर्पिता अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने मेन डोर को खोला है। उसने झट से कमरे से निकलकर देखा तो उसको पिंकी की पीठ नजर आई। ये पिंकी इस टाइम पर कहाँ जा रही है? वो चुपचाप पिंकी का पीछा करने लगी। पिंकी कॉलोनी के पास ही बने एक कब्रिस्तान में गई। ठंडी तेज हवाएं अर्पिता के कानों को छू रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सन्नाटे को चीरती उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पिंकी का पीछा करती रही। एक कब्र के पास पहुंचकर अचानक से पिंकी रुक गई और अर्पिता एक पेड़ की ऊंट में छिप गई। पिंकी ने अपने हाथों से उस कब्र को खोदना शुरू किया और उसके बाद उसके अंदर पड़े मुर्दे का उसने हाथ पकड़ा और झट से उसकी कलाई अपने दांतों तले दबा ली।
भगवान, ये देखकर अर्पिता के मुंह से चीख निकलने वाली ही थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो तेजी से अपने घर की तरफ भागी। वो अपने कमरे में पहुंची और आंखों को पूरी ताकत से बंद करके लेट गई। अगली सुबह पिंकी रोजाना के जैसा ही बिहेव कर रही थी, लेकिन अर्पिता उससे डरी डरी सी नजर आ रही थी। ये लोग अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि अर्पिता की भांजी अन्वेषा उनके घर पर आई। नमस्ते मामा एंड मामी जी, कैसे हैं आप लोग? अरे अन्वेषा बेटा, तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या बताऊं मामा जी, जैसे ही मुझे पता चला कि आपने एक बहुत ही क्यूट लड़की को अडॉप्ट किया है तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ये कहकर उसने पिंकी की तरफ देखा और बोली, और मैं इससे मिलने चली आई। वो पिंकी के करीब गई। पिंकी उसके जिस्म को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई थी। तो तुम ही हो मेरे मामा की नई फैमिली मेंबर। क्या नाम है तुम्हारा? पल्लवी। अरे नहीं नहीं, ये मजाक कर रही है, इसका नाम पिंकी है। ओह पिंकी, जितनी क्यूट हो ना, नाम भी उतना ही प्यारा है तुम्हारा। ऐसा कहकर वो पिंकी के गले लग गई और पिंकी ने भी उसकी बात का जवाब दिया। मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो आप हो अन्वेषा। इस वक्त अर्पिता पिंकी की आंखों में देख रही थी और उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ऐसा कहकर वो पिंकी को उसके रूम में ले गई। अर्पिता ने संजय से कहा कि वो शाम तक के लिए अपने किसी दोस्त के घर जा रही है और घर से निकल गई। 3 घंटे का सफर करके वो अनाथालय पहुंची और वार्डन से मिलकर उसको सब कुछ कह सुनाया। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि पिंकी के बारे में हमने जो सुना था वो सच था। क्या क्या सुना था आपने? और किससे? पिंकी अपने माँ बाप के साथ कानपुर में रहती थी। जब उसकी उम्र यही कुछ 14 साल की होगी तो एक रात उसके पेरेंट्स की रहस्यमयी तरह से मौत हो गई और पिंकी भी घर में बेहोश पाई गई थी। जब मैं उसको लेने के लिए उसके घर पहुंची थी तो उसके पड़ोसी पिंकी के बारे में अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पिंकी कोई नॉर्मल लड़की नहीं, उसने उस मोहल्ले के कई जवान लड़कों को प्रपोज किया था और हर एक लड़के ने बच्ची जानकर उसको रिजेक्ट कर दिया था। हैरत की बात थी कि उन सभी लड़कों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। सभी को यही लगता था कि पिंकी ने ही उस मोहल्ले के लड़कों को मारा था और अपने माँ बाप को भी पिंकी ने ही मारा होगा। लेकिन मुझे उसकी भोली सूरत देखकर उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और मैं उसको अनाथालय ले आई। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, शायद वो हमारे काम आ सकती है। वार्डन अर्पिता को एक तांत्रिका के पास ले गई और अर्पिता ने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया। बात साफ है, वो शरीर से एक 14 साल की बच्ची है, लेकिन उसके शरीर में एक 25 साल के आसपास की लड़की की आत्मा है। जरूर बचपन में उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा, तभी से उस आत्मा ने उसके शरीर में वास कर लिया और यही वजह है कि वो अपने से बड़ी उम्र के जवान लड़कों को पसंद करती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस तांत्रिका ने अपनी अलमारी में रखा एक छोटा सा लकड़ी का नुकीला हथियार उठाया और उसे अर्पिता को देते हुए बोली, यह चंदन की बनी लकड़ी से बना खंजर है। इस खंजर से उसके दिल पर वार किया जाए तभी उसको खत्म किया जा सकता है। अर्पिता ने वो खंजर लिया और वहां से निकल गई। इस तरह पिंकी और अन्वेषा एक ही दिन में एक दूसरे से घुल मिल गई थी। शाम हो चुकी थी और अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही थी। अन्वेषा, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी। हो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। हाँ, सही कहा तुमने, मेरा बॉयफ्रेंड ही है। ओह माय गॉड, तुम तो अभी बच्ची हूँ, यही कहना चाहती हो ना? अन्वेषा को लगा कि शायद पिंकी को ये बात बुरी लग जाएगी, इसलिए वो उसके साथ चलने को राजी हो गई। उसको अपने साथ उसी कब्रिस्तान की ओर ले चली और वहां पहुंचकर उसने अन्वेषा के बाल पकड़कर उसका सर पेड़ के तने पर दे मारा। नहीं। और अन्वेषा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद अन्वेषा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं।
सामने ही कुंड जल रहा है, जिसके सामने काले लिबास में बैठी हुई पिंकी कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों मुझे यहाँ लाई हो? तुम पागल हो क्या? ये सुनते ही पिंकी की आंखें लाल लाल चमक उठी और वो भयंकर आवाज में बोली, मैं चाहूँ तो तुझे एक पल में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन तू बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तेरा ये जिस्म चाहिए। थक गई हूँ मैं ये बच्ची बच्ची जैसा शब्द सुनते हुए। जब मेरी आत्मा इस बच्ची का शरीर छोड़कर तेरे शरीर में आएगी तो कोई भी लड़का मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगी। ये सुनकर अन्वेषा ने रोना बिलखना शुरू किया, लेकिन पिंकी आंखें बंद किए मंत्रों को पढ़ी जा रही थी। कुछ देर इसी तरह मंत्र पढ़ने के बाद वो अपनी जगह से उठी और उसने अन्वेषा का गला पकड़ा। अन्वेषा की आंखें ऊपर को चढ़ गई और उसकी सांस खत्म होने लगी। पिंकी आंखें बंद किए उसका गला दबाते हुए मंत्रों को पढ़ी जा रही थी। जब अन्वेषा बेहोश हो गई तब भी पिंकी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक से पिंकी के सीने में अजीब सी चुभन हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सीने में चंदन की लकड़ी का बना नुकीला खंजर उतर चुका है और खंजर मारने वाली अर्पिता ही है। मुझे माफ कर दो पिंकी, लेकिन तुम वो पिंकी नहीं हो जिसे समझकर मैं अपने घर लाई थी। ये सुनते हुए पिंकी बहुत ही शांत थी। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई और वो जमीन पर ढेर हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी सांसें थम गई और वो खत्म हो गई। अन्वेषा, उठो बेटा, अन्वेषा उठो। ऐसा कहते हुए अर्पिता ने उसको झकझोरा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी अन्वेषा ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। मामी जी, मामी जी। अन्वेषा अर्पिता के गले लगकर रोने लगी। वो बहुत भयानक थी मामी जी। अगर आप नहीं आती तो वो मुझे मार डालती। अब सब कुछ ठीक हो गया है अन्वेषा बेटा, चलो अब हम घर चलते हैं। अर्पिता ने अन्वेषा को खड़ा किया और दोनों घर की तरफ चल दी। कुछ देर चलने के बाद अन्वेषा ने चलते चलते पीछे पलटकर देखा। पिंकी का शरीर नीला पड़ गया था और उसके शरीर से खून निकलकर जमीन पर बहता नजर आ रहा था। अन्वेषा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान छलक आई और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी।